ओके, सो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे। दिस इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर का नाम है दिस इज चैप्टर 8 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। क्लास 9th के अंदर भी आपने इस चैप्टर के बारे में लेकिन कुछ ना कुछ बेसिक आइडियाज़ का रखा होगा एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट के बारे में। तो व्हाट डू यू नो अबाउट, यू नो एनीथिंग अबाउट एसिड? यस, एसिड का जो वर्ड है, एसिड का जो वर्ड है वो आया है एसिडस से, एसिडस से निकला है। एसिडस इज अ लैटिन वर्ड और एसिडस के मतलब होते हैं सावर, या फिर खट्टा, खट्टी टेस्ट वाली कोई चीज़, दैट इज एसिड। ठीक है। और नॉर्मली देखा जाता है कि एसिड्स जो है उनके फॉर्मूले में हमारे पास हाइड्रोजन हमें यहाँ पर मिल रहा होता है इस फॉर्मूले में। ठीक है। जहाँ तक बेसिस की बात की जाए तो बेसिस जो है वो हमारे पास, इसका टेस्ट हमारे पास जो होता है वो बजाय सावर टेस्ट के इनका एक बीटा टेस्ट होता है और इनका टच क्या होता है कि स्लिपरी टू टच होते हैं, टच करने पर स्लिपरी होते हैं। जबकि एसिड्स जो होते हैं वो सावर टेस्ट के होते हैं और जब उनको टच किया जाता है तो उनका टच क्या होता है, कोरोसिव होता है, कोरोसिव होता है, कोरोसिव टू टच होते हैं, मतलब कि झुलस जाता है। अगर हाथ पे अगर ये लग जाए तो फिर उसमें वो झुलस जाता है, वो तो कोरोसिव टू टच ये होते हैं। बेसिस के अंदर नॉर्मली ये कहा जाता है कि बेसिस के अंदर जो है वो H की बजाय जो है वो अक्सर OH इसके अंदर पाया जाता है, बेस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। और सॉल्ट क्या चीज़ होती है? एसिड और बेस जब ये दोनों साथ में रिएक्शन करते हैं देन सॉल्ट की फॉर्मेशन हमारे पास होती है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन साथ में न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, जिसमें एसिड और बेस अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर देते हैं और फाइनली वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इसलिए इस चैप्टर 8 को हमेशा हम जब भी एसिड बेस का नाम लेते हैं तो तीनों का नाम एक साथ लेते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। चूँकि एसिड और बेस के रिएक्शन से हमारे पास सॉल्ट बनता है। तो ये हमारा चैप्टर 8 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर, न्यू बुक के अंदर। पुराने बुक में ये चैप्टर नहीं था, ठीक है, ओल्ड बुक के अंदर। तो ये न्यू बुक में ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है, जिसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम यहाँ पर ऑक्साइड्स के टाइप्स देखते हैं। ठीक है। देखो, जब हम कहते हैं ऑक्साइड्स, whenever we say oxides, तो oxides क्या होते हैं? How can we define oxides? Binary compounds of oxygen are called oxides. ठीक है। तो oxides कैसे कहा जाता है? This is actually binary compounds of oxygen are known as oxides. Means ऑक्सीजन को जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू नेचर। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड। लेकिन जब हम नेचर की बात करें तो उसके 3 टाइप्स होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। तो एक हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड, एक हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड, और थर्ड हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिडिक बेसिक और एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होता है उनको डबल नेचर होता है, वो एसिडिक बेसिक दोनों होते हैं। तो ये एज पर द नेचर, नेचर के लिहाज से बात की जाए, नेचर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ऑक्साइड्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक। तो वन बाय वन हम इसमें तीनों टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक ऑक्साइड्स किसे कहते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। मीन्स मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। मेटल्स जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं तो जो ऑक्साइड्स हमारे पास फॉर्म होते हैं जिनको कहा जाता है बेसिक ऑक्साइड, मेटल्स के ऑक्साइड। और उनको बेसिक ऑक्साइड क्यों कहा जाता है कि जब बेसिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, और जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो फिर एक बेस की फॉर्मेशन होती है, बेस फॉर्म होता है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे K2O, दिस इज पोटेशियम ऑक्साइड, दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड बिकॉज पोटेशियम इज अ मेटल, के वन अल्कली मेटल है। तो +1 वैलेंसी इसकी होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, वैलेंसी इंटरचेंज हो जाती है तो K2O हमारे पास फार्मूला आ गया, दिस इज पोटेशियम ऑक्साइड। अगर आप इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वाटर में डिजॉल्व करने पर हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो असल में एक बेस होता है। दैट्स व्हाई दिस ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर बिकॉज व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर देन अ बेस इज फॉर्म्ड। लाइक सोडियम ऑक्साइड, दिस सोडियम ऑक्साइड is also basic oxide because it contains a metal, and when this sodium oxide reacts with water
it is further forming NaOH, sodium hydroxide, and you know that this is a base. थर्ड कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम भी मेटल होता है, तो कैल्शियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कोई क्लाइन भी कहा जाता है, कोई क्लाइन। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उससे हमें क्या मिले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज आल्सो अ बेस। तो एक बड़ी बेसिक सी बात यहाँ पता लगी कि फर्स्ट टाइप में ऑक्साइड्स के कि बेसिक ऑक्साइड्स क्या होता है, मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, और जब बेसिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो फिर बेस की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? ओके, इसके बाद सेकंड टाइप हमारे पास है, द सेकंड टाइप इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। सेकंड में हम पढ़ते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स को। जैसे बेसिक ऑक्साइड्स क्या आते हैं भाई, जब भी मेटल्स ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं देन बेसिक ऑक्साइड इज फॉर्म। और व्हेन एवर नॉन मेटल्स आर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से जाकर कंबाइन होते हैं तो बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब सॉरी एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर मैंने गलती से बेसिक लिख दिया है। ओके, सो एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो वैन एसिडिक ऑक्साइड्स, ये भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर आल्सो वाटर सॉल्युबल, पानी में हल हो जाते हैं ये, और जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो हमारे पास जो है वो एक एसिड फॉर्म्ड हो जाता है, एक एसिड बन जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के सारे ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखी है CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है ये, दिस इज एन एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर H2O, तो यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है H2CO3। H2CO3 हमारे पास एसिड है, दिस एसिड इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। तो हमें एक एसिड मिला, तो इससे ये साबित हो गया कि दिस ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। सेकंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। अब सल्फर डाइऑक्साइड भी एक एसिडिक ऑक्साइड है बिकॉज सल्फर इज अ नॉन मेटल। वेन एवर वी डिजॉल्व इट इन वाटर तो हमें क्या मिला, H2SO3, क्योंकि H2 और SO और ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, तो H2SO3 मिला। दिस इज नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, वो H2SO4 होता है। ये एसिड हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। तो ये हमारे पास एक एसिड फॉर्म हो गया। तो सिंपल है, बेसिक ऑक्साइड्स का बिल्कुल एक अपोजिट है एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है, 3 टाइप्स के ऑक्साइड जैसे मैंने आपको बताया। तो थर्ड टाइप हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने बताया जैसे डुअल नेचर इनका होता है, तो ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर रखते हैं। एसिडिक ऑक्साइड जैसा नेचर भी इनका है और बेसिक ऑक्साइड जैसा भी। तो 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड्स हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। वैसे भी हमने बेसिक ऑक्साइड में पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा बेसिक in नेचर होते हैं, लेकिन 2 मेटल्स ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक in नेचर होते हैं। उसमें से एक हमारे पास है जिंक, जिसका सिंबल होता है Zn, और सेकंड जो हमारे पास एलिमेंट है दिस इज एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल होता है Al। तो जिंक और एल्यूमिनियम ये 2 मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं भाई, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब डुअल नेचर रखते हैं। तो दीज आर बोथ एसिडिक एंड बेसिक। ये एसिडिक भी होते हैं और एसिडिक के साथ साथ बेसिक नेचर भी रखते हैं, डुअल कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये ऑक्साइड्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में हल नहीं होते हैं। जैसे बाकी एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स हैं ना, वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। But when they react with an acid or a base, then a salt is formed in both the cases. Means इनसे साबित कैसे होता है कि एम्फोटेरिक है कि इनके एसिड या बेस किसी भी से भी रिएक्शन कराओ, ये हमेशा क्या बन जाता है भाई, ये सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। दोनों सूरतों में न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। मीन्स हम इनके एसिड से भी रिएक्शन करा सकते हैं, बेस से भी रिएक्शन करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम की बात कर ले, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो वैलेंसी इंटरचेंज हो गई, तो Al2O3 इसका फॉर्मूला निकल गया, दिस इज Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर है। ये साबित कैसे होगा कि चाहे रिएक्शन इसके एसिड से करा दे चाहे बेस से करा दे, दोनों सूरतों में सॉल्ट बनेगा। जैसे NaOH यहाँ पर ये बेस है और HCl यहाँ पर ये सेकेंड इक्वेशन में एसिड है। अब देखें, अब ये बेस है और ये एसिड है। अब ये बेस है तो यहाँ पर ये एज एन एसिड बिहेव कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है, और ये एसिड है तो इसका एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो यहाँ पर ये बेसिक बिहेवियर शो करेगा। क्योंकि देखें Al2O3 को रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं तो AlCl3 बन जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड।
ठीक है, AlCl3 बन जाता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है ना, और ये प्लस माइनस हो गया तो एल्यूमिनियम जाकर जो है वो Cl से अटैच कर जाएगा और H ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना लेगा। तो AlCl3 हमारे पास बन गया, दिस इज सॉल्ट। तो इसलिए साबित हो गया सेकेंड इक्वेशन से कि हमारे पास ये बेस है, तभी सॉल्ट बन रहा है। इस तरह से यहाँ पर बना NaAlO2, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट। इसको सोडियम एल्यूमिनेट करेंगे। सोडियम एल्यूमिनेट क्या होता है? दिस इज एक्चुअली आल्सो अ सॉल्ट, दिस इज आल्सो अ सॉल्ट। तो यहाँ पर देखिए बेस से रिएक्शन करके भी ये सॉल्ट बना है, अलग सॉल्ट बना, उसमें सोडियम एल्यूमिनेट बना, सेकंड में एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। ये दोनों ही हमारे पास सॉल्ट हैं। तो इससे ये साबित होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का डुअल नेचर है। इट मीन्स ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है। चूँकि बेस से रिएक्शन करके भी सॉल्ट बना रहा है और एसिड से रिएक्शन करके भी सॉल्ट बना रहा है। तो दोनों सूरतों में ऐसे ये साबित हुआ, फर्स्ट इक्वेशन से ये एसिडिक साबित हुआ, प्रूव हुआ, और सेकंड से ये प्रूव हुआ कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो बेसिक भी है। दैट्स वाई Al2O3 हमारे पास क्या है भी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बात समझ आ रही है? तो चूँकि वाटर सॉल्युबल पानी में डिजोल्व करके हम ये चेक नहीं कर सकते उसको, इसके लिए हमें एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कराना पड़ेगा। जिंक के साथ भी ऐसे, जिंक का ऑक्साइड जो हमारे पास होता है, दिस इज ZnO, जिंक ऑक्साइड। अगर आप इसका अगर रिएक्शन अगर आप करा लेते हैं, लेट्स से कि HCl से करा लेते हैं, तो ये ZnCl2 बना लेता है प्लस H2O, तो ये सॉल्ट बन गया जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पर ये साबित हो गया कि एक बेस है। इस तरह से जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम NaOH से कराएंगे तो ये Na2ZnO2 बनता है, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। तो यहाँ पर ये साबित हो गया कि एसिड है। सही है? दैट्स व्हाई हम जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स को हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद एक सेल्फ असेसमेंट आपके पास मिलेगा बुक में, इसी चैप्टर में अगर आप बुक में चेक करेंगे तो आइडेंटिफाई एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये मिल गया होगा सब आपको बुक में, सेल्फ असेसमेंट सेम। तो इसमें कह रहे हैं कि एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक सब्सटेंस को क्लासीफाई कीजिए या इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से। तो बहुत ईजी है, मतलब सिंपल है। तो SO2 का बताइए क्या है? एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक, एम्फोटेरिक कौन सा ऑक्साइड है ये? दिस विल बी एसिडिक ऑक्साइड, बस सिंपल, बिकॉज इट कंटेन्स अ नॉन मेटल। अच्छा, यहाँ पर कुछ सब्सटेंस है, सारे ऑक्साइड्स नहीं कह रहे बल्कि सब्सटेंस कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा इस दो को अभी छोड़ते हैं। जिंक ऑक्साइड का बताइए, एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक? नो, दिस इज एम्फोटेरिक। जिंक का मैंने बताया, जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक। ठीक है, ओके, सो दिस इज एम्फोटेरिक। यस, दिस इज बेसिक ऑक्साइड। ये तो ऑक्साइड्स की बात यहाँ पर हमने कर ली ना। अच्छा, कुछ हमारे पास ऑक्साइड्स के अलावा भी कंपाउंड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर रखते हैं, लाइक एमोनियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है। दीज आर नॉट ऑक्साइड्स बिकॉज इट डजंट कंटेन ऑक्सीजन। तो अब इसको किस तरह से चेक करेंगे? सेम वही है, वाटर में सॉल्युबिलिटी कर लेते हैं, पानी में डिजोल्व करके चेक किया जा सकता है। जैसे व्हेन वी डिजोल्व इट इन वाटर, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, दिस इज NH4Cl, सो वी हैव टू डिजोल्व इट इन वाटर। वाटर को हमेशा इस तरह ब्रेक करते हैं, H और OH में। ठीक है, तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर होगा इसके अंदर। प्लस वाला माइनस से मिलेगा, माइनस वाला प्लस से मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास बना यहाँ पर NH4OH प्लस HCl, तो एक एसिड बना और एक बेस बना। ये सॉल्ट है जिसकी हाइड्रोलिसिस की जा रही है, दिस इज एक्चुअली अ सॉल्ट। तो सॉल्ट की हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड ये हमारे पास एक ऑक्साइड नहीं है बल्कि एक सॉल्ट है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस की जा रही है, वाटर से रिएक्शन कराया गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेस बना और हमारे पास एक एसिड बना। सही है? अब जो HCl है वो हमारे पास कैसा एसिड है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो NH4OH है वो जो बेस होता है हमारे पास, दिस इज अ वीक बेस। तो ओवरऑल जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर आएगा वो एसिड का आएगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, चुके जो चीज़ हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगी उसका कैरेक्टर आएगा, तो उसका मतलब कि यहाँ पर चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हमारे पास NH4Cl का नेचर कैसा हो गया भाई? एसिडिक हो गया। इस तरह से सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें Na2CO3, तो देखें HOH में दोबारा से ब्रेक किया इसको हमने। दिस इज प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस वाला माइनस से मिला, माइनस वाला प्लस से मिला, तो NaOH बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये कार्बोनिक एसिड बना, दिस इज H2CO3।
ठीक है, तो ये देखें NaOH बेस है और कैसा बेस है आपको पता होगा, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और H2CO3 एसिड तो है कार्बोनिक एसिड, लेकिन कैसा, वीक एसिड होता है ये। तो ओवरऑल डोमिनेटिंग कैरेक्टर इसका कैसा रहा, बेसिक रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, और ये NH4Cl एक एसिडिक सॉल्ट है। समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके बाद हम आते हैं कि वो टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, मतलब अब नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, या लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो देखो बच्चों, हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट हैं एसिड बेस के ना, एक आर्हेनियस है, एक ब्रॉन्स्टेड-लोरी है और एक हमारे पास लेविस कॉन्सेप्ट है। 3 कॉन्सेप्ट है एसिड बेस के बारे में। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये चूँकि क्लास बिगिनर लेवल पे आप पढ़ चुके हैं तो उन्होंने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को नहीं रखा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, सेकंड जो कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि अभी हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड-लोरी या लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट भी इसको हम कहते हैं। और जो थर्ड कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम एंड में पढ़ेंगे दिस इज कॉल्ड लेविस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस के बारे में 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट आए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेकंड और थर्ड कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लोरी और लेविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, बट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, स्वीडिश केमिस्ट थे सवंते आर्हेनियस। तो एक स्वीडिश केमिस्ट ने उन्होंने बताया था एसिड और बेस के बारे में। उन्होंने एसिड और बेस के बारे में कॉन्सेप्ट पेश किया था। उन्होंने कहा था जो एसिड होते हैं, एसिड क्या होता है भाई, H+ डोनर्स होते हैं, H+ डोनर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस, जो भी कंपाउंड H+ देगा दिस इज कॉल्ड एसिड। और बेस क्या होता है भाई, OH- डोनर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स एक्वस सॉल्यूशन में जो भी कंपाउंड OH- देगा दिस विल बी बेस। ये सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, सवंते आर्हेनियस का दिया हुआ है। स्वीडिश केमिस्ट थे, स्वीडन में पैदा हुए थे, आर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम है। तो उन्होंने एसिड और बेस का ये कॉन्सेप्ट पेश किया था, बट इसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थी, इसके अंदर थोड़ी गलतियाँ थी जिनको आगे जाकर फिर मॉडिफाई किया गया, दूर किया गया ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में। फिर ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में भी कुछ खामियाँ थी जिसको दूर किया गया लेविस कॉन्सेप्ट में। तो जो मोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपके पास है दिस इज लेविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो अभी हम आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट को। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एसिड बेस का क्या है, 2 साइंटिस्ट थे, J.N. ब्रॉन्स्टेड और J.M. लोरी, क्योंकि दीज आर द 2 साइंटिस्ट जिनकी पिक्चर आप बोर्ड पे देख सकते हैं। तो 1923 में 1923 में 2 साइंटिस्ट थे, J.N. ब्रॉन्स्टेड, ही वॉज अ डैनिश केमिस्ट, डैनिश पर्सन जो कि डेनमार्क के रहने वाले होते हैं। द वन हु लिव्स इन डेनमार्क इज कॉल्ड डैनिश, इसकी प्रॉपर एडजेक्टिव है डैनिश, डेनमार्क की। तो J.N. ब्रॉन्स्टेड डेनमार्क में पैदा हुए थे और J.M. लोरी ब्रिटिश केमिस्ट थे। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था और ये एक तरह से एक्सटेंशन थी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में, एक्सटेंड किया था, उसको आगे बढ़ाया था, उसमें और थोड़ी डिटेल्स ऐड की थी आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो था वो एक साइंटिस्ट ने पेश किया था, सवंते आर्हेनियस ने। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था एसिड बेस के बारे में, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि एसिड हमारे पास H+ डोनर्स होते हैं और बेस क्या होते हैं, OH- डोनर्स होते हैं। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स वाइल बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। इनके मुताबिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन देने वाले, और बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन लेने वाले। ये कॉन्सेप्ट था। तो प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट एक तरह से ब्रॉन्स्टेड-लोरी का जो कॉन्सेप्ट था, तो ये कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट, जिसमें उन्होंने प्रोटॉन्स के बारे में बात की थी कि एसिड प्रोटॉन देने वाले होते हैं, जबकि बेसिस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और प्रोटॉन हम किसे कह सकते हैं, हम अगर हम इसी प्रोटॉन को हम H+ भी कह सकते हैं। H+ इज इक्वल टू प्रोटॉन, H+ ही असल में प्रोटॉन होता है। चूँकि आपको पता है हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के जब एक एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के एक एटम में हम जानते हैं कि हमारे पास इसमें ये दिस इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, यही है ना भाई, दिस इज हाइड्रोजन। तो दिस इज एक्चुअली हाइड्रोजन एटम।
दिस इज हाइड्रोजन एटम। अब अगर इससे ये इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, नाउ दिस इज नो मोर अ हाइड्रोजन एटम, दिस विल बिकम H प्लस आइन। H प्लस आइन बन जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो पॉजिटिव आइन बनता है, कैटाइन जनरेट होता है। तो H प्लस आइन में आप देख सकते हैं क्या चीज़ मौजूद है, इट कंटेन्स ओनली वन प्रोटॉन। तो ये कहा जा सकता है कि प्रोटॉन डोनर से मुराद है H प्लस डोनर्स, और प्रोटॉन एक्सेप्टर से मुराद यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, H प्लस एक्सेप्टर। क्लियर है? तो प्रोटॉन से मुराद यहाँ पर H प्लस है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल HCl है, वाटर से रिएक्शन किया। अब देखिए HCl यहाँ पर एसिड है, HCl क्या करेगा, अपना जो H प्लस है प्रोटॉन है वो क्या कर रहा है, वो H2O को डोनेट कर दे रहा है, ये इसको दे रहा है। तो रिएक्शन के बाद एक HCl माइनस अलग हो गया और H2O में हमारे पास एक और H प्लस ऐड हो गया, तो ये हो गया H3O पॉजिटिव, H3O प्लस। इस H3O प्लस को हम लोग एक नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आइन, है ना भाई, इसको हाइड्रोनियम आइन कहा जाता है H3O पॉजिटिव को। तो अब यहाँ पर चूंकि ये प्रोटॉन डोनर साबित हुआ, ये HCl है क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन दे रहा है, जबकि ये वाटर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटॉन ले रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो यहाँ पर HCl एसिड हो गया और यहाँ पर वाटर किस तौर पे बिहेव कर रहा है, बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है, क्योंकि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सही है। इसी तरह से नीचे अगर हम आ जाएं NH3 प्लस H2O के अंदर, NH3 और H2O के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो वाटर है, वाटर को हम इस तरह H प्लस और OH माइनस से ब्रेक कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वाटर है अपना H प्लस ये इस अमोनिया को दे देगा, दिस इज NH3 और दिस इज अमोनिया। यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है किसको भाई, अमोनिया को। तो यहाँ पर अमोनिया क्या है, दिस इज एक्चुअली दिस अमोनिया इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ पर वाटर क्या साबित हो रहा है, एसिड, और अमोनिया क्या हो गया यहाँ पर, बेस। तो ब्रोसेट-लोरी क्या कहता था, सॉरी आर्हेनियस क्या कहता था, जो बेस होंगे उसके फॉर्मूले में क्या आएगा भाई, OH आएगा, जो बेस होंगे उसके फॉर्मूले में OH आएगा, ये आर्हेनियस कहा करता था। लेकिन जब हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया के फॉर्मूले में वी कैन नॉट फाइंड एन OH, उसके बावजूद ये बेस है, क्यों, बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव और इट इज एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। ठीक है, दैट्स वाई ब्रोसेट-लोरी कॉन्सेप्ट के लिहाज से दिस इज द बेस। ठीक है, और वाटर यहाँ पर एसिडिक साबित हो गया, चूंकि प्रोटॉन यहाँ पर ये दे रहा है। या बात समझ में आ रही है? अब देखें फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो यहाँ पर ये Cl माइनस बच गया और सिर्फ H3O प्लस बच गया। अब देखो बच्चों, ये क्या कर सकता है, ये Cl माइनस अभी H प्लस ले सकता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अब यहाँ पर ये हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो कि ये H प्लस अब दे सकता है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, नाउ प्रोटॉन डोनर। तो ये एसिड के तौर पे अब बिहेव करेगा, चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्स भी जा सकता है, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ये ऐसा बेस बिहेव करेगा। जब भी एसिड और बेस साथ में रिएक्शन करते हैं लोरी-ब्रोस्टेड के अकॉर्डिंग, जब भी कोई एसिड वाटर से रिएक्शन करे या बेस वाटर से रिएक्शन करे, तो हमारे पास से कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के एक पेयर बन जाता है। जैसे HCl हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास दिस इज एसिड, अब यहाँ पे सिर्फ Cl माइनस रह गया, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस बन गया। और वाटर यहाँ पर पहले क्या था, एज बेस था, लेकिन जब इसमें H प्लस आ गया तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। बस, तो इसमें क्या होता है कि जब भी एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उस सूरत में क्या होता है, हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का एक पेयर बनता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड पर तो हम एसिड बेस किया, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर, राइट हैंड साइड पर हम लोग कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की टर्मिनोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है, और जिस पर नेगेटिव आएगा, जो एनाइंस होंगे, वो हमारे पास कॉन्जुगेट बेसिस होंगे। बस समझ आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड ब्रोसेट-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, इसको लिख लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, दिस इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रोसेट एसिड एंड बेस। कि ब्रोसेट-लोरी कॉन्सेप्ट के लिहाज से एसिड और बेस उनकी स्ट्रेंथ के लिहाज से
कि स्ट्रेंथ उनकी कितनी ज़्यादा कितनी कम स्ट्रेंथ होती है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो कौन से एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू लोरी-ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी परसेप्शन, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हैज़ द वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हैज़ वीकेस्ट कॉन्जुगेट एसिड। ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के लिहाज से, इस परसेप्शन के लिहाज से, जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो सबसे वीकेस्ट होगा। मिसाल के तौर पर जैसे HCl है हमारे पास, अब दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड, अब ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और उसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो Cl- बन रहा है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। अब चूंकि एसिड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो ये Cl- ये हमारे पास क्या होगा, फिर ये हमारे पास हो जाएगा वीक, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो बेस बनेगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हैज़ द वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस, तो उसका जो बेस हमारे पास बनेगा कॉन्जुगेट बेस वो हमारे पास वीक होगा, ठीक है, सिंपल। चूँकि ये हमारे पास दोबारा से H+ एक्सेप्ट कर सकता है तो दैट इज़ के बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा उसका वीकेस्ट कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इन टर्म ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स HCl एंड H3O3, HCl इज स्ट्रॉन्गर देन H3O+ बिकॉज इट लूज प्रोटॉन मोर रेडली देन H3O+। तो HCl जो है वो H3O+ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इस तरह से इसका यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस ये है ना, और ये कॉन्जुगेट एसिड ये हमारे पास है, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड, ये हमारे पास, ये भी हमारे पास हो गया स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स HCl एंड H3O+, HCl इज स्ट्रॉन्गर देन H3O+ बिकॉज इट लूज प्रोटॉन मोर रेडली देन H3O+। कि HCl है यहाँ पर और यहाँ पर H3O पॉजिटिव है। अब इन दोनों के अंदर यहाँ पर जो HCl हमारे पास है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो H3O+ हमारे पास जो कॉन्जुगेट एसिड बना तो ये हमारे पास, और यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग लिख दिया तो ये हमारे पास वीक बन गया, ठीक है। तो वही चीज़ बताई जिस तरह से आप सेकंड एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं, दिस इज एन एग्जांपल। एक और एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं कि CH3COOH, दिस इज द एसिड, तो ये वीक एसिड होता है, दिस इज एसिटिक एसिड, जैसे कि आप जानते हैं सिंस इट इज़ एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड हमारे पास एक वीक एसिड होता है, ठीक है। ये एक वीक एसिड है और ये एक बेस यहाँ पर बिहेव कर रहा है। अब जो वीक एसिड है, अब इसका जो हमारे पास जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, तो ये जो कॉन्जुगेट पेयर हमारे पास बना, कॉन्जुगेट पेयर हमारे पास बना, तो ये कॉन्जुगेट एसिड जो हमारे पास बना दिस इज स्ट्रॉन्ग, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बनता है वो वीक बनता है, और जो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट होता है वो अकॉर्डिंग टू रूल वो स्ट्रॉन्ग बनता है। इस लिहाज से अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए, स्ट्रेंथ के लिहाज से, तो ये भी चीज़ हमें पता लग जा रही है इसके अंदर कि HCl जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, इट इज़ मोर एसिडिक देन H3O+, और H3O+ ये ज़्यादा एसिडिक है CH3COOH से, क्योंकि HCl तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद ये H3O इसके मुकाबले में तो वीक हो गया ही। लेकिन अगर नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर H3O+ इसके मुकाबले में, एसिटिक एसिड के मुकाबले में हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर HCl है, उसके बाद हाइड्रोनियम आयन एसिडिटी के लिहाज से, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किससे है भाई, एसिटिक एसिड से, CH3COOH से। तो ये सिंपल एक रूल है, ये रूल आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात। सेल्फ असेसमेंट हमारे पास आ गया, एक और है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया, मतलब ओवरऑल देख लेते हैं एसिड और बेस इसके अंदर। तो H2S यहाँ पर आप देख सकते हैं H+ लॉस कर रहा है, तो H2S क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास, एसिड और बेस, एसिड बिकॉज इट इज लूजिंग H+, और H2O क्या होगा यहाँ पर, HS क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस, नो उल्टा कह दिया आपने, मैं हमेशा दोबारा से बताया। तो कैटाइन जो हमारे पास है ना, कैटाइन जो हमारे पास का पॉजिटिव चार्ज वाला, उसको आपको एसिड कहना है, और जो एनाइन है ना नेगेटिव चार्ज वाला, दिस इज एक्चुअली बेस। तो ये जो HS- से भी H+ ले सकता है, H+ ले सकता है, इट कैन एक्सेप्ट H+, इट कैन एक्सेप्ट H+, ठीक है। तो ये हमारे पास चूँकि एनाइन है
कैटाइन हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज है, तो H प्लस डोनर H प्लस दे सकता है तो एसिड है, और नेगेटिव चार्ज है तो H प्लस ले सकता है तो फिर वो बेस है। तो नेगेटिव चार्ज वाला ये हमारे पास बेस है, दिस इज कॉन्जुगेट बेस, और H3O क्या हो गया, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आ गई बात? तो इस चीज़ को याद रखें, इस फिनोमेना को। अच्छा, अब यहाँ पर NH4 प्लस और S-2। NH4 प्लस क्या है यहाँ पर हमारे पास, एसिड और बेस। NH4 प्लस, फिर आप भूल गया उसको, प्लस चार्ज आया तो एसिड हुआ ना भाई, सिंपल रूल याद रखें। एंड दिस इज बेस। अब HS- क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। दिस इज कॉन्जुगेट बेस एंड दिस इज, अच्छा इस पे चार्ज हमारे पास कुछ भी नहीं आया ना। यहां पर देखें, इसमें ये चीज हो रही है कि इसको थोड़ा देख लें कि H प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, H प्लस डोनेट कर रहा है इसको इलेक्ट्रॉन ना, NH4 प्लस में ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये हमारे पास हो गया प्रोटॉन डोनर, और ये हमारे पास हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अब चूंकि ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर हमारे पास हमेशा एसिड होते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर हमेशा हमारे पास बेस होता है। ठीक है, अब इसने जब इसको प्रोटॉन दे दिया, ठीक है, तो अब इसका ये कॉन्जुगेट NH3 कॉन्जुगेट बेस बन गया हमारे पास, दिस इज कॉन्जुगेट बेस, और यहाँ पर दिस इज कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास ये बना। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इस तरह से हमारे पास होगा, क्योंकि हमारा न्यूट्रल आ गया हमारे पास NH3। ठीक है, अब यहाँ पर भी इस तरह से ऐसी था प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर के लास्ट से अगर हम देख लें तो H2S, ये प्रोटॉन चूँकि डोनर है, प्रोटॉन दे रहा है, तो दिस इज प्रोटॉन डोनर। अब चूँकि प्रोटॉन डोनर है इस वजह से ये एसिड है, और ये प्रोटॉन ले रहा है, तो दिस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, इस वजह से ये हमारे पास क्या हो गया भाई, बेस। चूँकि एसिड था तो अभी इसका हमारे पास हो गया दिस इज कॉन्जुगेट बेस, और ये हमारे पास हो गया कॉन्जुगेट एसिड। सही है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर देखना है। तो ये हमारे पास इसका सेल्फ असेसमेंट का आंसर हो गया। नाउ लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंसेट-लोरी थ्योरी। तो ब्रोंसेट-लोरी थ्योरी के लिमिटेशंस क्या हैं, या फिर इसमें क्या इसकी वीकनेसेस हैं, क्या इसके डिफेक्ट हैं ब्रोंसेट-लोरी थ्योरी की, वो चीज़ देख लें आप। इसके हमारे पास दो डिफेक्ट्स हैं, वी हैव टू डिफेक्ट्स हियर। फर्स्ट के दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एसिड ऑक्साइड एंड द बेसिक ऑक्साइड इन विच एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। जैसे कि यहाँ पर हम इसको कह रहे थे कि हमारे पास बेसिक ऑक्साइड है, यहाँ पर इनको कह रहे थे एसिडिक ऑक्साइड है। अब इनमें तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है और इनमें प्रोटॉन की ट्रांसफॉर्मेशन होती ही नहीं है, तो ये किस तरह से एसिडिक और बेसिक हो सकते हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन ब्रोंसेट-लोरी कॉन्सेप्ट नहीं किया करता था कि हाउ दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स एंड हाउ दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स, जब इनमें तो हाइड्रोजन के ट्रांसफ़र और ये सब तो होता नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज़, सर्टेन सब्सटेंसेस, हमारे पास कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इनमें कोई भी प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होता, तो ये लेकिन ये हमारे पास एसिड के तौर पर फंक्शन करते हैं। ये दोनों हमारे पास एसिड होते हैं, लेकिन इनके पास तो H+ है ही नहीं जो ट्रांसफ़र कर सके, तो ये किस तरह से एसिड्स हैं। तो ये इस वजह से, इन कंपाउंड्स की वजह से, मतलब एसिडिक ऑक्साइड हो गए, बेसिक ऑक्साइड हो गए, और कुछ हमारे पास ऐसे यहाँ पर कंपाउंड्स हो गए जिनमें हमारे पास हाइड्रोजन नहीं होता, फिर भी वो एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं। तो उनका ये एसिडिक बिहेवियर कैसे है, इसको जो है वो ब्रोंसेट-लोरी कॉन्सेप्ट जो है वो हम एक्सप्लेन नहीं करता या नहीं कर पाता इसको एक्सप्लेन, वो ये बात को। ठीक है भाई, इस चीज़ के बारे में। तो ये लिमिटेशंस हो गए, इसके डिफेक्ट्स हो गए कह लें, जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। लिख लें। नाउ नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ या उनकी ताकत, उनकी कुव्वत। एसिड बेस की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वी हैव अ फार्मूला, जिसको हम लोग दैट इज, हम यहाँ पर चेक करते हैं कि एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, वीक एसिड भी होता है, दोनों तरह के एसिड्स हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे पास होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और कुछ हमारे पास एसिड होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड एज वीक एसिड्स, और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं, जो H+ साइंस अपने मतलब टोटली अपने H+ साइंस पर डिसोसिएट हो जाते हैं, जो बड़ी तादाद में H+ साइंस देते हैं, और जो वीक एसिड होते हैं वो कम तादाद में H+ साइंस देते हैं।
जबकि ये स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं भाई, बड़ी तादाद में OH माइनस देते हैं, जबकि वीक बेसिस कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में OH माइनस आइंस देते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से अब इसको किस तरह से चेक किया जाएगा, इसकी एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसके लिए हम लोग परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट एक एसिड या बेस अब आयोनाइज हो रहा है, कितना ज़्यादा वो अपने आइंस में टूट रहा है। परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन निकाल लेते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब आपको पता है, दिस इज एक्चुअली डिसोसिएशन इनटू आइंस, मतलब आइंस में टूट जाने को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं आयोनाइजेशन। तो उसको हम लोग अल्फा से शो करते हैं। तो दिस इज अल्फा, तो अल्फा एक सिंबल होता है, अल्फा से शो करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू आइंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसॉल्व मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब न्यूमरेटर में हमारे पास रहेगा, डेनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे जो पानी में डाले गए, और में से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए आयन में, वो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने परसेंट मॉलिक्यूल्स असल में डिसोसिएट होंगे। जितने ज़्यादा डिसोसिएट होंगे उतने ज़्यादा हम कह सकते हैं उसका एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर होगा। तो अब ये टेबल नंबर 8.1 आपके बुक में बनी हुई है, जिसमें परसेंटेज आयोनाइजेशन कुछ एसिड और बेस की डाली गई है। वो आपको कुछ की जैसे कि याद कर लेनी है, चूँकि MCQs के अंदर आपको ये आस्क कर सकते हैं कि भाई आप जो है वो परसेंटेज आयोनाइजेशन बताइए डिफरेंट एसिड और बेस की। तो ये टेबल आपके लिए जो है वो एक इंपॉर्टेंट टेबल हो जाती है, जिसमें कुछ एसिड यहाँ पर लगा दिए गए, HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, ये हमारे पास एसिड है। HCl तो आप जानते हैं, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड। H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट एसिड्स। इसमें से हमारे पास ये जो दो शुरू के 3 हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, है ना भाई। और जो एसिडिक एसिड होता है वो वीक होता है, इसको हम पी भी सकते हैं, सूप वगैरह में आपने देखा होगा किसको पिया भी जा सकता है। ठीक है, विनेगर जिसको हम लोग कहते हैं, दिस एसिडिक एसिड, इसी को घर पे हमारे ये विनेगर के नाम से होता है ना, सिरका जिसको हम लोग कहते हैं, ये चीज़ होती है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आप देख सकते हैं उसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये अल्फा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, परसेंटेज आयोनाइजेशन उसकी बहुत ज़्यादा है, 90 to 95% आप देख सकते हैं कि 90 to 95% है। सल्फ्यूरिक एसिड की 60% है फर्स्ट स्टेप में, चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड 2 स्टेप में आयनाइज होता है। एक बार ये अपना H+ निकालता है, एक H+ में दूसरी बार दूसरा H+ निकालता है। तो फर्स्ट स्टेप में 60% आयनाइज हो जाता है, सेकंड स्टेप में 95% से भी ज़्यादा आयनाइज हो सकता है, ये वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जबकि एसिडिक एसिड देखिए वीक एसिड है, इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन सिर्फ 1.4% है, मतलब 100% में से सिर्फ 1.4% ही आइंस में H+ आयन में टूटेगा, बाकी नहीं। ठीक है, तो मतलब 88.6% ये नहीं, 98.6% ये डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से जब बेस में बात करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट बेसिस हैं, NaOH, KOH, these are BaOH3b, these are स्ट्रॉन्ग बेसिस। बेरियम हाइड्रोक्साइड है BaOH2, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जबकि NH4OH हमारे पास एक वीक बेस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी देखें 90 to 95% और बेरियम हाइड्रोक्साइड का इससे स्लाइटली कम है 77% फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप पे और ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार एक OH निकलेगा, फिर दूसरी बार दूसरा OH निकलेगा, फॉर्मूले में 2 OH नेगेटिव आइंस हैं। और NH4OH जो हमारे पास है, दिस इज़ अ वीक बेस, इसी वजह से देखिए 1.4% बस इसकी हमारे पास, जैसे इसकी 1.4 थी ना, इसकी हमारे 1.4% है। तो जो वीक हमारे पास एसिड्स और वीक बेसिस होते हैं उनकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत कम होती है और स्ट्रॉन्ग की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा टूट रहे होते हैं। क्लियर है बात समझ में आ गई? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को हम Ka से शो करते हैं, इसी तरह से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb से शो किया जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना वो चैप्टर नंबर 7 का जो कॉन्सेप्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम का, वो थोड़ा सा आपको होना चाहिए, तो मैं भी आपको रिवाइज करा दूंगा वो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज़ होगा। तो द आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा रिवर्सिबल होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ मूव करता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो फॉरवर्ड भी मूव करे बैकवर्ड भी मूव करे, दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। वी कैन राइट द इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एज अंडर, मतलब एसिड के आयोनाइजेशन के रिएक्शन को हम नीचे इस तरह से शो कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, दिस HA जो यहाँ पर है, दिस HA इज एक्चुअली एसिड,
ये H प्लस हो गया और ए में कोई एनाइन है नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। और ये हाइड्रोजन HCl भी हो सकता है, HBrH कुछ भी हो सकता है, ये वॉटएवर। ये वाटर यहाँ पर है, दिस विल बी बिहेविंग लाइक अ बेस। ये H प्लस क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर देगा, तो प्रोटॉन डोनर हो गया ना, एसिड है, तो यहाँ पर H3O प्लस बन जाएगा ये, और A माइनस अलग हो जाएगा। तो हमारे पास ये दैट इज़ के एक हमारे पास ये दिस इज कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा और ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अब यहाँ पे A से मुराद कोई भी एनाइन हो सकता है, दिस A इज़ एनाइन। अब वो FCl Br कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो सकती है। तो बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, तो ये एक लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। ये लॉ क्या कहता है कि Kc जो है ना वो बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये पता है आपको? अच्छा, उस लिहाज से ठीक है। Kc हमारे पास कहलाता है, Kc इज एक्चुअली कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो Kc बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, ये कहलाता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम लॉ इसको हम कहते हैं। तो इसमें Kc बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और ये हमेशा किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखा जाता है। तो प्रोडक्ट हमारे पास H3O प्लस और A माइनस, और जो लार्ज ब्रैकेट हमारे पास शो हो रही होती है, इस ब्रैकेट के अंदर हमेशा हम लोग क्या रखते हैं भाई, कंसंट्रेशन रखते हैं। दिस इज कंसंट्रेशन ब्रैकेट कहलाती है, जिसमें कंसंट्रेशन आती है किसी चीज़ की। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जैसे कि आप जानते हैं ये हमारे पास दिस इज द प्रोडक्ट और ये हमारे पास दिस इज द रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट में H3O प्लस है और A माइनस हमने ऊपर रख दिया न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर में क्या रख दिया, HA और H2O रख दिया, ठीक है। ये दोनों हमारे पास आ गए। तो इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड वी एज्यूम दैट द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स क्या कि जो वाटर है, दिस इज वाटर H2O, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर वाटर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो H2O है, वाटर की जो अमाउंट है सॉल्यूशन के अंदर वो कांस्टेंट है, और Kc जो हमारे पास है दिस इज आल्सो कांस्टेंट। अब दो कांस्टेंट एक साथ है तो हम इस H2O को लेकर यहाँ पर ला सकते हैं, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो जब दो कांस्टेंट मिल जाते हैं तो एक नया कांस्टेंट तैयार हमारे पास हो जाता है। उसी नए कांस्टेंट को कहा जाता है Ka। A4 यहाँ पर है, Ka कहा जाता है, A4 यहाँ पर है एसिड। तो Ka को पूरा हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये बराबर किसके हो गया, H3O प्लस A माइनस और H2O, तो यहाँ से यहाँ चला गया, सिर्फ HA रह गया, मतलब एसिड रह गया नीचे, ठीक है। तो ये एक हमारे पास डेरिवेशन है Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को निकालने के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है ना कि किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो ये पहले तो अपना H प्लस इसको दे देगा, तो A माइनस अलग और H3O प्लस अलग हो जाएगा। फिर Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डाल दी और रिएक्टेंट में HA और H2O की कंसंट्रेशन डाल दी। और हमें पता है कि किसी सॉल्यूशन जब बनाते हैं एसिड का, तो उसमें जो वाटर की वैल्यू है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, वाटर की कंसंट्रेशन। तो ये भी कांस्टेंट है और Kc भी कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बना दिया जिसका नाम होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्लियर है? ठीक है, ओके। देन हमारे पास है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, Kb जिसको कहा जाता है। तो सिंपल है कि बेस को भी जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो भी हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। दिस इज B यहाँ पर लिखा गया, दिस इज एक्चुअली अ बेस, और बेस क्या करेगा, वो हमेशा वाटर H प्लस दे देगा इसको, बेस को, तो यहाँ पर वाटर एसिड साबित हो जाएगा। और बेस क्या होता है हमारे पास, H प्लस एक्सेप्टर होते हैं ना, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो यहाँ से एक H प्लस ही ले लेगा, तो ये BH प्लस हो जाएगा और OH माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसी सेम वे से उसी तरह से लिख सकते हैं Kc इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखिए Kc इक्वल टू प्रोडक्ट हमारे पास है BH प्लस और OH माइनस, ठीक है। और रिएक्टेंट हमारे पास है बेस है ये, और ये वाटर है, इसके साथ डिसॉल्व हो रहा है। इसमें भी सेम ऐसा ही है कि एसिड चाहे बेस, दोनों सूरतों में जो वाटर होता है इसकी कंसंट्रेशन हमेशा कैसी होती है भाई, कांस्टेंट होती है। और ये Kc ऑलरेडी है कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं। ये दोनों कांस्टेंट यहाँ साथ में मिक्स हो जाएंगे, तो अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो यहाँ पर BH प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन B, H2O यहाँ चला जाएगा।
नेक्स्ट इसके बाद ये क्या चीज़ कह रहे हैं कि द हायर द वैल्यू ऑफ के एंड के बी द स्ट्रॉन्गर इज एसिड एंड बेस। जितने ज़्यादा के और के बी की वैल्यू जितने ज़्यादा हाई होगी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और उतना बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सही। यहाँ टेबल 8.2 पर के और के बी की वैल्यू कुछ एसिड और कुछ बेसिस के लिए, वीक एसिड वीक बेसिस के लिए लिखे गए हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। याद नहीं करनी है आपको ये, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने क्या बताया कि इतना ज़्यादा के और के बी की वैल्यू जितने ज़्यादा हाई होगी उतना स्ट्रॉन्ग वो हमारे पास एसिड होगा और बेस होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी एसिड और बेस लिखे गए हैं यहाँ पर ये कहा गया है वीक एसिड और वीक बेसिस है। ये जो एसिड्स हैं दीज ऑल आर एक्चुअली वीक एसिड्स, और जो बेसिस हैं दीज ऑल आर एक्चुअली वीक बेसिस। ये सारे वीक बेसिस हैं। ठीक है। अब यहाँ जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड है, दिस इज़ अ वीक एसिड, फॉर्मूला उसका लिखा गया है CH2C2O4। इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग यहाँ पर के ऑक्जेलिक एसिड को COOH करके ट्वाइस करके ऐसे करके लिख देते हैं। बात तो वही है। ऑक्जेलिक एसिड आपको पता है टोमेटो में, टमाटर में पाया जाता है ये ऑक्जेलिक एसिड, किडनी स्टोन कॉज करता है आगे जाकर ही। तो इसकी के की वैल्यू देखेंगे तो -2 पर यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, 10 की पावर -2 में। फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH होता है। फॉर्मिक एसिड एंड सिस्टिंग, जो चूटियाँ हैं उनकी लाल चूटी होती है उसके डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। उसकी वैल्यू देखें -4 है 10 की पावर। एसिटिक एसिड जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये पाया जाता है विनेगर के अंदर, सिरके के अंदर। इसकी वैल्यू हमारे पास 10 की पावर -5 में आ रही है। इसके बाद कार्बोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मली सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में, कोल्ड ड्रिंक में जो एसिड होता है वो होता है कार्बोनिक एसिड। इसकी वैल्यू -7 में आ रही है। बोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला H3BO3 होता है, इसकी -10 में आ रही है वैल्यू। इस देखा जा रहा है तो ये सारे वीक हैं, ऑल आर द वीक एसिड्स। लेकिन चूँकि पी के वैल्यू के लिहाज से ऑक्जेलिक एसिड सबसे ज़्यादा है, बोरिक एसिड सबसे कम है, तो इन सब के मुकाबले में ऑक्जेलिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, बोरिक एसिड वीक है। ये हैं सारे के सारे वीक एसिड से, बट इनके बीच में भी कंपैरिजन हम कर सकते हैं एज पर के वैल्यू के लिहाज से, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इस तरह जब आप बेस में आएंगे तो मुख्तलिफ बेसिस लिखे गए, इथाइलामाइन, अमोनिया, हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिलामाइन, पायरिडीन, डिफरेंट बेसिस हैं ये। इनकी वैल्यू भी देखें -4, -5, -6, -8, -9। इसके मतलब कि स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जा रही है वीक एसिड्स की, यहाँ ऊपर से नीचे आते हुए डिफरेंट में। तो यहाँ पर बस एक चीज़ ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बस एक तरह से एक विजुअलाइजेशन यहाँ पर आपको दिख रही है कि के की वैल्यू और के बी की वैल्यू हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस बता सकती है। ठीक है, पसंद आ रही है? उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मुश्किल भी काफ़ी है तो नहीं याद हो सकेगा, इतना ज़्यादा ईजी है। बस एक चीज़ बुक में क्या थी, टेबल 8.2 में क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ है। हर चीज़ आप याद नहीं करते बुक के अंदर ना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें बस आप याद करेंगे। बाकी पूरी बुक मैं ओवरऑल रीड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको बुक में क्या क्या चीज़ें कैसी हैं। अच्छा, एक तो हमने के निकाला और के बी निकाला, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। और क्या हमारे पास के डब्ल्यू भी हो सकता है, दिस इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, W फॉर वाटर, के डब्ल्यू। तो वाटर एसिड और बेस के लिए निकाल दिया, वाटर के लिए भी बुक में मौजूद है तो वो भी हम इसको देख सकते हैं। अब देखो वाटर जो है ना वो एसिड और बेस दोनों तौर पे बिहेव कर सकता है। अभी हमने देखा था वाटर एसिड भी है, वाटर बेस भी है, H+ डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। मैंने 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमने ले लिए। अब इसमें से क्या हुआ, एक वाटर ने अपना H+ उसको डोनेट कर दिया, तो ये एसिड हो गया और ये यहाँ पर एक बेस बिहेव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ H3O+ हो गया, एक तरफ OH- हो गया, तो दोनों तरफ पे बिहेव कर रहे हैं। अब Kc की वैल्यू को हम किस तरह लिख सकते हैं, Kc बराबर किसकी हो गई यहाँ पर Kc होना चाहिए था, शायद बुक में नहीं है, इसमें आप लगा सकते हैं Kc बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास वो आ गया, रिएक्टेंट हमारे पास ये आ गया लेफ्ट साइड पर। और चूंकि दिस इज वाटर, ये दोनों ही वाटर है, तो H2O का स्क्वायर कह सकते हैं इसको हम उठाकर यहाँ ले गए, H2O का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ बच गई, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, 2 आयन्स बच गए। अब चूंकि ये हमें पता है कि H2O की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा कैसे होती है भाई, कांस्टेंट होती है। के और के बी में यही कहा था, और Kc तो वो तो ये तो है ही हमारे पास कांस्टेंट। जब 2 कांस्टेंट को मिलाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट बन जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, Kw क्या हो गया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। मतलब सेम उसी तरह से निकला है, यहाँ पर बस हमने क्या किया है, वाटर को यूज़ किया। क्लियर है? So after that we are discussing about the concept of pH and pOH. इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ pH and pOH, pH और pOH का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो pH और pOH का कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं,
तो द कॉन्सेप्ट ऑफ pH and pOH is used to determine the strength of एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताने के लिए, देखिए एसिड बेस की स्ट्रेंथ बताने के लिए हमने मल्टीपल तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक हमने इससे पहले देखा अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू से हमें पता लग सकता है एसिड बेस की स्ट्रेंथ। अभी हमने आज की क्लास में पढ़ा कि Ka और Kb, इन दो वैल्यू से हमें बता सकता है कि कंसेंट की क्या स्ट्रेंथ होती है एसिड बेस की। और थर्ड हम pH और pOH से भी बता सकते हैं कि क्या स्ट्रेंथ हो सकती है एसिड और बेस की। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं किसी एसिड और बेस को स्ट्रॉन्ग या वीक बताने के लिए। तो pH pOH का कॉन्सेप्ट एक बहुत एक कन्वीनियंट मेथड होता है, ये भी एक आसान मेथड होता है किसी एसिड की स्ट्रेंथ को बताने के लिए। तो इसके बारे में बताया था, ये साइंटिस्ट ने, उनका नाम था सोरेनसन। तो ये पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ही इज सोरेनसन। इस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने pH और pOH का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पेश किया था। pH के क्या मतलब होते हैं? pH से मुराद दैट इज P फॉर ए पावर यहाँ पर। तो pH का मतलब हो गया पावर ऑफ H प्लस आइंस, और pOH से मुराद यहाँ पर हो गया दिस इज पावर ऑफ OH माइनस आइंस। ठीक है, तो pH और pOH हमारे पास दो तरीके होते हैं जिससे हम क्या करते हैं भाई, किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को बताते हैं। pH से भी बताया जा सकता है, pOH से भी बताया जा सकता है। pH हमारे पास बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस आइन कंसनट्रेशन। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ H प्लस आइन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। तो pH की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर बन गई। तो नेगेटिव लोगारिथम ऑफ H प्लस आइन कंसंट्रेशन दैट इज कॉल्ड pH। अब यहाँ पर लॉगरिथम क्यों यूज़ करते हैं? लॉगरिथम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो चूँकि H प्लस की जो वैल्यू होती है ना, वो काफ़ी बड़ी वैल्यू जिसके अंदर होती है 10 की पावर समथिंग होती है। तो इसी को शॉर्ट करने के लिए, सिंपल करने के लिए लॉग यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, वी आर यूजिंग लॉग है। लॉगरिथम क्या करता है, इस H प्लस की कंसनट्रेशन की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर देता है। दैट्स वाई नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आइन कंसनट्रेशन। अब चूँकि H प्लस आइन की कंसनट्रेशन नेगेटिव पावर में होती है, तो ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देता है। तो pH की वैल्यू हमेशा हमारे पास पॉजिटिव में आ रही होती है। ठीक है, इसी तरह से pOH क्या होता है? pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आइन के बजाय यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, OH आइन कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास कहलाएगा दिस विल बी कॉल्ड pOH। तो pH और pOH में बस स्लाइड से डिफरेंस होता है। किसी भी सब्सटेंस के हम pH pOH दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों को जब प्लस किया जाता है pH और pOH को, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हमेशा 14 आती है। दोनों की समेशन जब हम करते हैं pH और pOH को, वो याद रखें। उसके बाद एक टेबल 8.4 है आपके बुक में, जिसमें pH एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन की बताई गई है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चूँकि pH और pOH की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, दैट्स वाई एक फिक्स टेम्परेचर पर 25 डिग्रीज पर हम नॉर्मली pH pOH को निकाल रहे होते हैं। अब जैसे कि एक्वा सोल्यूशन, अगर एक्वा सोल्यूशन हमारे पास बना हुआ है, अगर वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, और अल्कलीन भी हो सकता है। अल्कलीन मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इज बेसिक, तो उसका बेसिक नेचर भी हो सकता है। आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर है, न्यूट्रल से मुराद लाइक वाटर न्यूट्रल होता है, एसिडिक से मुराद HCl हो गया, और अल्कलीन या बेसिक से मुराद जैसे मान लिया हमने NaOH है। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसमें H प्लस और OH माइनस आइंस की कंसंट्रेशन हमेशा बराबर होती है। तो उसका जो pH हमारे पास होता है वो 7 होता है। वाटर का pH इसलिए 7 होता है। एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है उनमें H प्लस आइन की कंसंट्रेशन OH माइनस से ज़्यादा होती है, H प्लस आइंस डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो pH हमारे पास निकल कर आता है वो लेस देन 7 से कम हमारे पास आ रहा होता है इसका pH। लेस देन 7 अगर pH आया तो वो हमेशा एसिडिक है। और अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है जैसे कि NaOH है, तो उसमें जो H प्लस आइन की कंसंट्रेशन है वो कम होती है OH माइनस इन कंसंट्रेशन से, और बेसिस का pH हमेशा क्या निकलता है भाई, मोर देन 7 से ज़्यादा निकलता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है बच्चों आपको कि जो न्यूट्रल होता है वो pH 7 है, 7 से ज़्यादा अगर हुआ तो बेसिक, और 7 से कम अगर हुआ लेस देन 7 हुआ तो क्या चीज़ है भाई, वो एसिडिक है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है pH और pOH के बारे में, और ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। फर्स्ट फार्मूला ये कि pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आइन कंसंट्रेशन,
सेकेंड फॉर्मूला POH इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, और थर्ड ईयर फॉर्मूला के दोनों का समीशन हमेशा 14 के बराबर आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टेबल हमारे पास है टेबल नंबर 8.6 है आपकी बुक के अंदर, जो न्यू बुक है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की सिंध बोर्ड की। तो इसमें हमारे पास कुछ pH वैल्यूज़ लिखे हैं फॉर सब कॉमन नोन सब्सटेंस, कुछ कॉमन सब्सटेंसेस की pH वैल्यूज़ इसमें लिखी गई हैं। सो यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं जिनकी अलग अलग pH वैल्यूज़ लिखी गई हैं, जैसे कि यूरिन है, तो यूरिन का pH हमारे पास होता है 6.0। इसमें यूरिन जो हमारे पास है दिस इज़ एक्चुअली एसिडिक इन नेचर, जब इसका pH जो है वो लेस देन 7 है, लेस देन 7 pH पर आपको पता है दिस विल बी एसिडिक। ह्यूमन ब्लड है तो उसका 7.35 टू 7.45, मतलब ह्यूमन ब्लड स्लाइटली हमारे पास वो बेसिक होता है। ठीक है, जो नॉर्मल pH होता है जब CBC टेस्ट वगैरह करते हैं तो 7.35 टू 7.45। मिल्क है, मिल्क का जो हमारे पास pH है वो 6.6 है, तो मिल्क जो है वो हमारे पास स्लाइटली एसिडिक होता है। सी वाटर है, समंदर का पानी है 7.9 टू 8.4, तो समंदर का पानी स्लाइटली हमारे पास बेसिक होता है। प्योर वाटर का pH 7 होता है, तो प्योर वाटर इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, दिस विल बी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है। विनेगर, जिसको अभी बताया हमने कि एसिटिक एसिड भी होता है विनेगर, दिस इज एसिटिक एसिड, तो फॉर्मूला इसका हमारे पास होता है CH3COOH। तो विनेगर का pH होता है 2.8 टू 3, इसका मतलब विनेगर तो जाहिर सी बात है एसिडिक एसिड है, तो एसिड है ये, वीक एसिड है ये, स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते इसको। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस में हमारे पास जो एसिड होता है दिस इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड, इसका ये भी एसिडिक है, तो 3.5 टू 3.7 pH हमारे पास इसका होता है। टोमेटो भी एसिडिक होता है, टोमेटो में जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसका pH भी लेस देन 7 होता है, दिस इज 4 टू 4.1। और ये जो pH वैल्यूज़ हैं बच्चों, दीज आर इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज़, तो आप उसको याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे पास pH वैल्यूज़ MCQs में आपसे आस्क की जाती है, MCQs में आपसे इसको पूछा जाता है। लेमन जूस, तो लेमन जूस में भी हमारे पास सिट्रिक एसिड ही होता है, इट आल्सो कंटेन्स सिट्रिक एसिड, तो ये 2.3 इसका pH है। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर हमारे पास कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है H2CO3, ये भी एसिडिक होता है, 3 pH इसका है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका pH होता है 10.5, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका मतलब हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिक, क्योंकि 10.5 है, ज़्यादा है 7 से। स्टमक, स्टमक के अंदर हमारे पास जो एसिड होता है दिस इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक जो इंसान का मैदा होता है तो उसका pH हमारे पास आ गया 1.6 टू 1.7, मतलब एसिडिक है, अच्छा खासा एसिडिक है, चूँकि HCl वैसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। डाइजेशन में इसमें मदद मिलती है हमें, स्टमक में जो HCl है उसकी मदद से। एग वाइट, अंडे की सफ़ेदी, तो एग वाइट जो होता है वो अंडे की सफ़ेदी को हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास होता है बेसिक, एग वाइट बेसिक होता है, 8.0 टू 8.1 इसकी बेसिसिटी होती है। और वॉशिंग सोडा, दिस विल बी वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट चूँकि बेसिक नेचर रखता है, बेसिक सॉल्ट है, जैसे क्लास के अभी स्टार्ट में बताया था, तो इसका pH हमारे पास आ गया 12। ठीक है बच्चों, सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज, दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 7 + 7 14 डिफरेंट 14 आइटम्स हैं, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, कॉमन नोन कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जो आपके घर पे पाए जाते हैं, जो उसको आप ऑब्जर्व करते हैं इसलिए, तो उनके pH वैल्यूज़ आपको जो है वो याद रखनी है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, MCQs में कोई भी आ सकता है इसमें से। नेक्स्ट टेबल है टेबल 8.5, इसमें कलर्स हैं सम इंडिकेटर्स के एसिड बेस और न्यूट्रल कंडीशन के अंदर। तो फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि इंडिकेटर्स हम किसे कहते हैं, तो व्हाट आर एक्चुअली इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स किसे कहा जाता है, तो डेफिनेशन लिख देता हूं कि इंडिकेटर्स आर द substances which, जो क्या करते हैं, which determine
द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन बाय चेंजिंग द कलर। इंडिकेटर्स कुछ सब्सटेंस होते हैं जो टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं कलर चेंज करके। दिस इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करने वाले, इशारा करने वाला। इंडिकेटर का जो वर्ड निकला ही इसी तरह से, इंडिकेट करने से, द वन विच इंडिकेट्स, इशारा करने वाला। तो इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कौन सी चीज़ एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है। मतलब मीन्स के कलर चेंज करके, चेंजिंग कलर मीन्स अगर एक बीकर है, उस बीकर के अंदर हमारे पास कोई एसिड है तो हमें कैसे पता वो तो कलरलेस होगा, या बेस का सॉल्यूशन है वो भी कलरलेस होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो हाउ कैन वी रियलाइज़ कि ये एसिड है, बेस है, कि फिर न्यूट्रल कोई चीज़ है। तो उसमें हम इंडिकेटर उसके अंदर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। इंडिकेटर क्या करेगा, हमें बताएगा कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, क्या चीज़ है। ठीक है, कलर चेंज करके। अब बहुत सारे इंडिकेटर हमारे पास यूज़ किए जाते हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेबल है MCQs के लिहाज से कि डिफरेंट इंडिकेटर्स जो यूज़ किए जाते हैं। तो वो 4 इंडिकेटर्स यहाँ पर लिखे गए हैं। लिटमस पेपर, लिटमस जो असल में एक पेपर की सूरत में होता है, दैट्स लिटमस पेपर। मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये डिफरेंट होते हैं जो हमें इस्तेमाल करते हैं लैब के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एसिड में कलर क्या है, बेस में कलर क्या है, और न्यूट्रल में कलर क्या है। उसका सिंपल एक वे होता है, जैसे लिटमस पेपर है तो इसको हम इसके स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स को आप याद कर लें। जैसे RBP याद कर लें। ठीक है, जैसे रॉयल बैंक ऑफ पंजाब, इस तरह से आप कह लें RBP, रॉयल बैंक ऑफ पंजाब, ये निमोनिक आप इसकी निकाल सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज है तो RY और रेयो याद कर लें, उसके लिए स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स। इस तरह से फिनोल्फ्थलीन है, उसके लिए याद कर लें CPC याद कर लें। बिल्कुल सर, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास, उसका याद कर लें RPG। तो इस तरह से आप इसके स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स को याद कर लें, ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो लिटमस पेपर एसिड में रेड देता है, बेस में ब्लू देता है, और न्यूट्रल में पर्पल कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड देता है, बेस में येलो देता है, और न्यूट्रल में ऑरेंज कलर देता है। फिनोल्फ्थलीन एसिड में कलरलेस होता है, बेस में इंट्रोड्यूस करेगा तो पिंक कलर देगा, और न्यूट्रल में कलरलेस रहता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड में रेड देता है, बेस में पर्पल देता है, और न्यूट्रल में ये हमारे पास ग्रीन कलर देता है। तो ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताते हैं कि अगर कोई बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन मौजूद है तो आइदर इट विल बी एसिड, बेस और न्यूट्रल। तो इनमें से कोई भी इंडिकेटर यूज़ करके हम कलर चेंज को ऑब्जर्व करके इस चार्ट की मदद से बता सकते हैं कि आइदर दैट सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेमोराइज दिस चार्ट इन व्हाट मैनर, द मैनर विच आई हैव टोल्ड यू। तो मैंने आपको बताया कि RBP, रेयो, CPC, RPG, इस तरह से याद कर लें, दैट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, इसके बाद हमारे पास pH के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8.1 से आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सेम आपकी बुक में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8.1। एंड दिस इज टेलिंग के ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि कैलकुलेट द pH ऑफ 0.0025 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ डेटा एयर कि आपको pH बताना है। अब चूँकि यहाँ पर हमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl दे दिया गया, चूँकि HCl एक एसिड है तो ये जो कंसंट्रेशन हमारे पास जो दी गई है तो वो याद रखना है कि H+ की कंसंट्रेशन यहाँ पर आपको दी गई। ठीक है, तो जो H+ की कंसंट्रेशन हमारे पास है दिस इज़ 0.0025 मोलर, दिस इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ H+। और व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द pH आपको बताना है। और हम आज इसके अंदर हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमारे पास pH का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो नेगेटिव लॉगरिथम और H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी है, 0.0025। तो यहाँ से हमें pH की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल कर आ जाएगी सामने। सो यू नीड टू डू सम कैलकुलेशन वर्क। तो pH निकालना है तो माइनस लिया,
देन log .0025 और ये आ गया 2.60। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी, तो जो आंसर हमारे पास आया दिस इज 2.602, तो 2.602 इज द आंसर। और pH की यूनिट नहीं होती है तो यू डोंट हैव टू राइट एनी यूनिट इन राइटिंग pH। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8.1 इस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8.2, डिटरमाइन द pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दोबारा से आपसे कह रहे हैं कि pH फाइंड आउट करें, और इस बार आपको 0.1 मोलर NaOH दे दिया गया। तो अगेन यू हैव टू मेक अ डेटा हेयर। सबसे पहले डेटा निकालेंगे। अब चूंकि यहाँ पर NaOH दिया गया, NaOH इज़ नॉट एन एसिड, NaOH इज़ एक्चुअली अ बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है बिकॉज OH आ गया उसके अंदर। तो ये जो कंसंट्रेशन आपके पास दी हुई है वो असल में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन दी हुई है, H प्लस की नहीं दी हुई है। तो OH माइनस कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आ गया, दिस इज 0.1 मोलर, और वो है यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट डिटरमिन द pH। तो pH को आपने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जब देखो OH माइनस दिया है तो pH तो निकल नहीं सकता डायरेक्ट, सबसे पहले हमें POH निकालना पड़ेगा। POH बराबर हो गया नेगेटिव लॉगरिथम OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग POH, जैसे कि अभी हमने पहले देखा। ये हो गया माइनस लॉग 0.1, और आप कैलकुलेटर की मदद से उसके लॉगरिथम ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, POH 1 आ गया। बट आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपसे सवाल में आपसे क्वेश्चन उन्होंने कहा ही नहीं था कि आप मालूम करें POH। आपसे कहा गया कि आप जो है वो pH मालूम करें। तो pH मालूम करने के लिए एक और जो थर्ड फार्मूला मैंने आपको बताया था वो हम यूज़ करेंगे कि pH प्लस POH ये किसके बराबर होते हैं बच्चों, हमेशा इनका समेशन हमेशा 14 के बराबर आता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से अगर हम pH निकालना चाहें तो pH बराबर हो गया 14 माइनस POH, और ये 14 में से POH निकला था 1, तो pH हमारे पास कितना आ गया बच्चों, दिस इज द आंसर इज कमिंग 13। तो 13 इज द pH। ठीक है, दैट्स वेरी इजी न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल नंबर 8.2, यू कैन राइट इट डाउन। इसके बाद एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8.3। एग्जाम्पल नंबर 8.3 है द pH ऑफ अ सॉल्यूशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर याद रखें, टेम्परेचर का कोई काम नहीं होता इस न्यूमेरिकल के अंदर, चूँकि कांस्टेंट चूँकि 25 डिग्री पे ही मालूम कर रहे होते हैं अक्सर pH। हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर है तो बस वो मेंशन कर देते हैं कि pH ऑफ अ सॉल्यूशन at 25 degree centigrade is this is the value of pH, calculated H plus ion concentration, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप इसकी बताइए। तो अभी इन्होंने रिवर्स कर दिया, मीन्स क्या है कि डेटा में उन्होंने हमें दे दिया है pH दे दिया है, और pH दे दिया है हमें उन्होंने 4.82। ठीक है, और हमसे क्या कह रहे हैं, क्या मालूम करें भाई, H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है वो मालूम करें। तो देखें डायरेक्टली किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने फार्मूला तो कोई देखा नहीं, हमें तो pH का फार्मूला पता है कि H प्लस दिया जाए तो POH कैसे निकालेंगे। अब वो फार्मूला क्या होता है कि pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, अगर काम करें इसको, अगर मैं नेगेटिव को अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूँ तो माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू PH, सिंपल। फिर मल्टीप्लाइंग में माइनस बोथ साइड करूँ तो लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर हो गया माइनस PH के, और ये लॉग यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू उस तरफ जाकर तो 1 अपॉन लॉग माइनस PH, और 1 अपॉन लॉग आप जानते हैं कि 1 अपॉन लॉग हमारे पास बराबर होता है एंटी लॉग के, तो एंटी लॉग माइनस PH। तो ये इसको आप ड्राइव भी कर सकते हैं, डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी आप अरेंज कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर ड्राइव करके दिखा दिया
कि अगर आपको pH गिवन हो तो फिर आप H प्लस आयन कंसंट्रेशन किस तरह निकालेंगे, तो हमने फॉर्मूले को अरेंज कर लिया। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 4.82, और यहाँ से आपके सामने H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकल कर आ जाएगी। अच्छा, एंटी लॉग के लिए हमारे पास क्या होता है, शिफ्ट दबाकर हमें लॉग का बटन दबाना होता है। तो फिर इस तरह से मतलब अगर आप देखेंगे ना तो इस तरह से क्या होगा कि जो 10 है ना, 10 के ऊपर इस तरह से बना हुआ आ जाएगा, जब 10 छोटा सा लिखा हुआ आ जाएगा, इसका मतलब होता है एंटी लॉग। उसके बाद आप जस्ट -4.82 प्रेस कर -4.82 प्रेस कर दें, ठीक है, और इक्वल टू आप दबा दें, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी कि उसकी भी H प्लस आयन कंसंट्रेशन की, ठीक है। ये देख लिया। उसके बाद आपके पास वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस इज 1.51356 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। तो 1.51 इंटू 10 टू द पावर -5। अब चूंकि H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाली तो यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल M, मोलैरिटी, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जाम्पल नंबर 8.3 में हमारे पास क्या किया उन्होंने कि उन्होंने हमें यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कह दिया कि आप उसको निकालें, जबकि pH उन्होंने क्या कर दिया, गिवन कर दिया। तो हम इस तरह से इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके पास है सेल्फ असेसमेंट का, ठीक है। तो द pH ऑफ अ सैंपल ऑफ यूरिन इज नोटेड टू बी 5.3। तो कह रहे हैं कि भाई यूरिन का एक सैंपल है, उसका जो pH है दैट इज 5.3, कैलकुलेट H प्लस एंड OH माइनस आयंस इन द सॉल्यूशन। तो आप H प्लस आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लीजिए और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हमें बतानी है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। देखिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन तो अभी जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने डिराइव किया उससे हम डायरेक्टली ला सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर होता है एंटी लॉग माइनस pH के। तो ये हो गया एंटी लॉग माइनस 5.3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई भी वैल्यू यूनिट मोलैरिटी में हमारे पास आ जाएगी और ये A पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं भाई कैलकुलेशन। शिफ्ट और लॉग दबाया तो एंटी लॉग हो गया -5.3, ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन तो निकल गई, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें POH चाहिए होगा, तो पहले POH निकालना पड़ेगा। वी नो दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ठीक है। pH और POH जब दोनों को प्लस किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा 14 निकलता है। POH निकालना है तो ये बराबर हो गया 14 माइनस pH, तो POH बराबर हो गया 14 माइनस 5.3, क्योंकि pH हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में। तो POH हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 14 माइनस 5.3 एंड आंसर इज 8.7। तो ये आ गया 8.7, यूनिट तो कुछ होती नहीं है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा एंटी लॉग माइनस POH, मीन्स एंटी लॉग माइनस 8.7, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी आ गई भाई, सो वी कैन कैलकुलेट हियर, दैट इज शिफ्ट log माइनस 8.7 इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -9 मोलर, एंड दिस इज द सेकंड आंसर ऑफ बी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इन्होंने pH दिया हुआ था 5.3 और हमसे कहा कि H प्लस भी बताइए और OH माइनस भी बताइए, तो आप देख लेंगे किस तरह से मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो दीज आर इजी क्वेश्चंस, ठीक है, नॉट वेरी डिफिकल्ट वन।
ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारे इसका पार्ट 1 हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 8 का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है वो न्यू बुक से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर मैं न्यू बुक से नहीं पढ़ा रहा, तो ये न्यू बुक की ही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं और मैं अक्सर लेक्चर्स इसमें अपलोड कर रहा हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे सपोर्ट आप करेंगे, लेक्चर्स को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूँगा। जैसे कि नेक्स्ट टाइम मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगा जिसमें रिमेनिंग चैप्टर जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर कराऊँगा। ठीक है, तो बस एक रिक्वेस्ट है आप सब से कि आप सब मेरे अगर इस चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें। चूँकि इसके अंदर मैं अपने लेक्चर के अंदर, चूँकि मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार, तो दिस इज़ माई नेम, और मैं जो है वो 2 सब्जेक्ट्स आपको डील कर रहा होता हूँ, केमिस्ट्री और प्लस इसके साथ इंग्लिश के कंप्लीट लेक्चर्स मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो आपको देख रहे हैं उसमें मैं अपलोड कर रहा होता हूँ। और इसके अंदर केमिस्ट्री इंग्लिश के अंदर मैं क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th और साथ में ECAT और साथ में MD-CAT, इनके लेक्चर्स मैं यहाँ पर ओवरऑल कंप्लीट अपलोड करता हूँ, जिसमें आपको अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स अगर आपको लेने हैं तो फिर आप मेरे इन लेक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं फिज़िकली, तो मेरा ताल्लुक़ जो है वो दुआए इल्म कोचिंग सेंटर से है। सो द नेम इन विच आई टीच, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप फिज़िकली कहाँ पढ़ाते हैं, तो दुआए इल्म कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ जो कि कराची में मौजूद है। कराची में 3 जगहों पर इसके कैंपसेस मौजूद हैं, औरंगी टाउन में है, इस तरह से गुलशन इकबाल के अंदर इसके कैंपस हैं, बिल्कुल इस तरह से जो है वो नॉर्थ कराची के अंदर इसका जो है कैंपस मौजूद है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, एडमिशन की डिटेल्स वगैरह, फिज़िकल क्लासेस की डिटेल्स अगर आप लेना चाहते हैं तो 0300 215 2272 दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, जिसके थ्रू आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इन लेक्चर्स, चूँकि जाहिर सी बात है कि मोटिवेशन एक टीचर को मिलती है तो भी टीचर ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वर्क करते हैं। तो मैंने 1000+ लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए हुए हैं और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ। इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री में जो भी आपके कॉन्सेप्ट जो आपके लैक करते हैं उसको आप इम्प्रूव कर सकेंगे, उसको आप बेहतर बना सकेंगे और लैकनेस अपनी ख़त्म कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।